प्रोफेसर एच एस उपाध्याय सर का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है सर। सर दर्शन शास्त्र जगत के बहुत ही मूर्धन विद्वान हैं और सर का जो सर की जो आभा है, सर की विद्वता है, किसी से छिपी नहीं है। हम सब ने सर के विद्यार्थी के रूप में भी और एज ए शिक्षक के रूप में भी सर की विभिन्न पुस्तकों जो एकेडमिक जगत से है, सर की विभिन्न पुस्तकों को हम लोगों ने पढ़ा है और अपने स्टूडेंट्स को भी हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं। और सर की जो किताबें हैं वो देश और प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में प्रिस्क्राइब बुक के रूप में पठित हैं और लोग उससे लाभान्वित भी होते हैं। विद्यार्थियों को बहुत ही उससे समझ और दर्शन शास्त्र जैसे विषय को गंभीरता से समझने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भी मिलती है। इसके बाद सर बहुप्रतिभाशाली हैं सर। विद्वान होने के साथ साथ ही विभिन्न अपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सर ने कई अपने प्रशासनिक पदों का दायित्व भी उन्होंने संभाला है। और सर बहुत समय तक, बहुत कई वर्षों तक सर पूर्व परीक्षा नियंत्रक के रूप में सर ने अपनी सेवाएं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रदान की हैं। इसके बाद सर भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद नई दिल्ली गवर्निंग बॉडी के उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नामित सदस्य हैं और सर गुडविल विटgenstein फिलोसफिकल सोसाइटी के अध्यक्ष हैं। इसके साथ साथ भारत दर्शन परिषद के सचिव भी हैं सर। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सर हमारे टीचर्स भी रहे हैं और सर की किताबें जो हैं वो बहुत ही लाभान्वित, हम लोगों को बहुत फिलोसफी जैसे टॉपिक को समझने में, अलग अलग समस्याओं को समझने में बहुत सारगर्भित प्रतीत होती हैं। सर का आज का जो मुख्य विषय है जिसपे सर अपना टॉक डिलीवर करेंगे वो है वेदर एपिस्टेमोलॉजी मिसनोमर। सर एक नया जो ट्रेंड है और नई एक सोच लेके आ रहे हैं, इस पे बहुत ही कम अभी लोगों ने बोला है और बहुत कम लोगों ने कहा है, तो ये बहुत ही रुचिकर रहेगा। और इस जो आज के सेमिनार में जितने भी हमारे सम्मानित चाहे विभाग के शिक्षक हों और चाहे अन्य विद्वान हों, विभिन्न विश्वविद्यालयों के जो भी लोग जुड़े हुए हैं और वरिष्ठ जो दर्शन शास्त्र में रुचि रखते हैं वो लोग भी, आप सभी का हृदय से स्वागत है। और मैं इसी श्रृंखला में आगे अपने विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर केसी पांडे सर को आमंत्रित करता हूं कि वो फॉर्मल वेलकम के रूप में प्रोफेसर एच एस उपाध्याय सर को आमंत्रित करें। प्रोफेसर केसी पांडे सर। आज के इस सैटरडे सेमिनार की परंपरा में आज के दिन सभी का स्वागत, अभिनंदन। प्रोफेसर एच एस उपाध्याय सर हमारे टीचर रहे हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में वे बैक इन 1986, so around 34-35 years back, in the lanes of memories. When we go, we find that a teacher teaching us in philosophy class, something miracles happen in our memories. So it's very pleasant to listen to the same teacher here in this online platform under the banner of Saturday seminars of University of Lucknow Department of Philosophy. We welcome you, sir, with lots and lots of greetings, and we are blessed that you are here to deliver your talk. We all need your blessings always. So यहाँ पे उपस्थित सभी शोधार्थियों का, विद्यार्थियों का, शिक्षकों का, सभी का स्वागत है, अभिनंदन है आज के सैटरडे सेमिनार में। प्रोफेसर उपाध्याय सर के लेक्चर के बाद डॉक्टर रजनी श्रीवास्तव मैम का वोट ऑफ थैंक्स होगा और यही इसकी ब्रीफ रूपरेखा है। वेदर एपिस्टेमोलॉजी मिसनोमर इज द टाइटल ऑफ सर's talk, and I'm sure that we are going to have a wonderful academic enjoyment. So प्रोफेसर उपाध्याय सर आप डिलीवर करें, हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोलेंगे तो बच्चों को भी कुछ ज़्यादा अच्छी तरह से ठीक है। नमस्ते सर। तो सबसे पहले मैं हरशंकर उपाध्याय, प्रोफेसर केसी पांडे जी, हेड फिलॉसफी डिपार्टमेंट लखनऊ यूनिवर्सिटी, और उनकी समस्त टीम को साधुवाद देते हैं
धन्यवाद देते हैं और उनको आई कंग्रेचुलेट हिम दैट डिस्पाइट द क्राइसिस ऑफ कोरोना पैंडेमिक he has made living philosophy and scholars of philosophy very active. इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। और I would like to say that Lucknow University has always been a great center of philosophy. Very great scholars were the professor in that university. At present also, Professor Rakesh Chandra, Professor K.C. Pandey, Professor Kanchan Saxena, and the like, Prabir Shukla, very more scholars of philosophy are there. This is a matter of great happiness, not only for Lucknow University, but for the philosophy. के.सी. पांडे जी के अनुरोध पर मैं दोनों मिक्स्ड लैंग्वेज का प्रयोग करूंगा, so that the students of English as well as Hindi belt would not get any inconvenience. आज का विषय है whether epistemology, misnomer, discipline. The problem was raised by Professor A.D. Ujle. A.D. Ujle raised the question that the branch of philosophy that is entitled as theory of knowledge or epistemology is misnomer, because several other concepts are discussed under the head of epistemology. Then why it is entitled as epistemology? He pointed out that I would like to say this is a theory of cognition and objects of cognition. प्रोफेसर उजले का कहना है कि ज्ञान मीमांसा एक अपनाम है, गलत नाम है, क्योंकि ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत ज्ञान के अतिरिक्त several other concepts are discussed, like believing, doubting, conjecturing, surmising, imagining, certainty, truth, evidence, other minds, personal identity, universals. Several problems are discussed under the head of epistemology. Then why it is called theory of knowledge? उन्होंने कहा कि study of that, this is a branch of philosophy which is basically concerned with the study of cognitions. उन्होंने शब्द cognition हिंदी में कहीं संज्ञान का प्रयोग किया है. Cognitions have no fixed meaning. According to Ujle, it has no fixed meaning. It is neutral. A true cognition, a false cognition. Both are possible. सत्य संज्ञान, असत्य संज्ञान, भ्रामक संज्ञान, अभ्रामक संज्ञान का प्रयोग किया जा सकता है. इसलिए इस ब्रांच को, फिलॉसफी की इस ब्रांच को थ्योरी ऑफ नॉलेज कहना उनका मुझे मिसनामर लगता है. बट he says that I have also named my book An Introduction to Theory of Knowledge because it was traditionally in practice in order to avoid any confusion among the minds of students of philosophy or scholars. I have also named Theory of Knowledge or Epistemology. ये हमने जो विषय है तो उसकी चर्चा किया है. नेटवर्क इशू सर, नेटवर्क इशू. बोलने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं देगा, नेटवर्क में कुछ नहीं. हमारा प्रॉब्लम है ये. अगू यहाँ से हो रहा है. Or self, or you may say not self.
इसी प्रकार समस्त भारतीय दर्शन में प्रमाण मीमांसा, जिसे हम पश्चिम में ज्ञान मीमांसा कहते हैं, थियरी ऑफ नॉलेज, तो भारतीय दर्शन प्रमाण मीमांसा में भी पर भी उजरे क्वेश्चन लागू होता है, क्योंकि भारतीय दर्शन में मान जो 6 प्रमाण है, 6 प्रमाण ऑफ इंडियन फिलॉसफी फ्रॉम चारवाक टू कुमार भट्ट, all the pramanas are used to prove prama. Prama means true knowledge. यहाँ पर एक मैं कहना चाहेंगे कि टेक्निकली हम लोग नॉलेज शब्द का अनुवाद सामान्यतया ज्ञान के रूप में करते हैं, हिंदी में या संस्कृत में, और भारतीय दर्शन में ज्ञान का प्रयोग अनेक अर्थों में हुआ है, तत्व ज्ञान, सामान्य ज्ञान, अनेक प्रकार से पश्चिम में ऐसा हुआ है। लेकिन हमारे, मैं 3 प्रोफेसर का नाम यहाँ लेना चाहूंगा। प्रोफेसर बी के मतीलाल, प्रोफेसर ऑफ फिलॉसफी, उन्होंने कहा कि नॉलेज शुड नॉट बी ट्रांसलेटेड एज ज्ञान इन संस्कृत और हिंदी, इट शुड बी ट्रांसलेटेड एज प्रमा। तो पश्चिम में नॉलेज नाउन के पहले फॉल्स एडजेक्टिव का प्रयोग एक प्रकार से एब्सर्ड है, कंट्राडिक्टरी, देयर इज नो फॉल्स नॉलेज डेटा। किंतु भारतीय दर्शन में हम सत्य ज्ञान और असत्य ज्ञान, प्रमा का जो विभाजन करते हैं वो सत्य ज्ञान और असत्य ज्ञान दोनों रूप में करते हैं। तो भारतीय दर्शन में भी प्रमाण मीमांसा के अंतर्गत प्रमा और अप्रमा दोनों का विवेचन किया जाता है। अप्रमा भ्रम, संशय, तर्क, वितंडा, सकल चीज। इसी प्रकार प्रोफेसर शिव जीवन भट्टाचार्य और आल्सो फ्रॉम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी प्रोफेसर संगम लाल पांडे, दे आर ऑफ द ओपिनियन that knowledge technically in epistemology should be translated as prama and not as ज्ञान। हालांकि मैं कहूंगा कि we should think like philosophers but talk like ordinary people। फिलोसफिकल डिस्कशन में समझे रहे कि यहाँ हम ज्ञान का प्रयोग जो करते हैं इंडियन फिलॉसफी में, तो ऑलमोस्ट स्कूल्स सत्य ज्ञान और असत्य ज्ञान दोनों को प्रयोग करते हैं। In the Western epistemology, false knowledge is avoided, or in order to avoid these things, George Edward Moore in his Some Problems of Philosophy says, has used the term knowledge proper। ज्ञान के स्वरूप को प्रकट करने के, स्पष्ट करने के लिए मूर ने Some Problems of Philosophy में चैप्टर वेज ऑफ नोइंग, 3rd या 4th चैप्टर है, इसमें उन्होंने कहा कि इसके लिए नॉलेज प्रॉपर का प्रयोग भी करता है, उपयुक्त ज्ञान हिंदी में कह सकते हैं। मेरे कहने का आशय ये है अब हम पश्चिम तो भारतीय दर्शन में भी ज्ञान को प्रमा और अप्रमा दोनों ही दृष्टियों से प्रमाण मीमांसा के अंतर्गत रखा गया है, लेकिन मुख्य लक्ष्य क्या रहा है? प्रमा के स्वरूप का निर्धारण करना। प्रमा को अप्रमा से भिन्न करने के लिए विभिन्न कॉन्सेप्ट्स का नेटमिट से कॉल अभी हो रहा है। आईफोन कहाँ गया? स्विच कर दो, स्विच में नेट भी है और आईफोन। हाँ ये क्यों कर रहे हैं? वीडियो वो बकवास हो गई, ग्लिच है, छोड़ दो। ये देखो, इसमें दिखा रहा है टू कनेक्टेड डिवाइसेस। अब ग्रीक शब्द का मुझे पता नहीं है, लेकिन इंग्लिश में अनुवाद किया डब्ल्यूपी स्टेस ने कंजेक्चरल नॉलेज। कंजेक्चरल नॉलेज मींस हिंदी में कहेंगे क्या? काल्पनिक ज्ञान, भ्रामक ज्ञान। भ्रम का डिस्कशन, इल्यूजन का डिस्कशन भी इंडियन फिलॉसफी में भी एपिस्टेमोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अब भ्रम का विवेचन किया जा रहा है। भ्रामक ज्ञान को क्या ज्ञान कहना ठीक होगा? एवरी नॉलेज, every illusion or every doubt had some elements of knowing. जैसे rope and snake, there are some similarities between both sheep and silver। शायद इसलिए
ये हमें भी आइडेंटिटी होती है। ये कहा जा some similarities. At least there is some element of the knowledge of some similarities between rope and snake, shell and silver. संभवतः शायद प्लेटो ने इसलिए इसको कंजेक्चरल नॉलेज कहा, बहुत ज्यादा इसका लिखा नहीं है। नेक्स्ट इज सेंसुअस नॉलेज और एम्पिरिकल नॉलेज. You may also include scientific knowledge under the scope of under the title of empirical knowledge. Third number is in Plato's philosophy, mathematical knowledge, knowledge of geometry or rational knowledge. And highest knowledge is what he says, philosophical knowledge that is based on rational insight. दार्शनिक ज्ञान जो बौद्धिक अंतर्दृष्टि पर आधारित होता है. प्लेटो का लक्ष्य था to establish the possibility of philosophical knowledge. However, he had discussed all the levels of knowledge, all the forms of knowledge. और इसके स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए एक उनका डायलॉग है, ग्रेटर हिप्पियस. Hippias was a sophist and was treated as a teacher. Socrates has been treated as a student. Hippias was delivering a talk on aesthetics, what is beauty. On this question, Socrates asks, "Sir, give some example of beauty." Hippias, प्लेटो का उद्देश्य था कि हिप्पियस को डाउन करना, अपनी बात को सॉक्रेटिस के मतलब पक्ष से, मुंह से करवाना. तो उन्होंने एक उदाहरण दिया, मेडन किशोरी जो थी. इस पर सॉक्रेटिस आस्क्ड अगेंस्ट, there are also youths, apes, mares, cups, tables which are beautiful or handsome. Why not? They may be. इस पर फिर प्रोटेस्ट करते हैं कि if some maiden is compared to a mare and some young man is youth is compared to ape, is it fair? Is it proper? तो sophist इसको no, this cannot be done. Lastly, Socrates कहते हैं कि इसका मतलब the person who appears to be maiden or beautiful or handsome at some particular age, you may say at the age of 20, 25, what would happen about the age of 75? The person who appears beautiful at the age of 20 or 25 appears not so handsome or appears ugly at the age of 80 or 75. This means the same person is beautiful at some time and other times he or she is not beautiful. How it happens? यहाँ पर कहने प्लेटो दिखाना चाहते थे, इसका मतलब the real beauty is not perceptible with these sense organs. Real beauty is something object of rational insight which is beyond origin, development, decay and destruction. जो वास्तविक सौंदर्य है, ना उसका उद्भव हो सकता है, क्योंकि जिसका उद्भव होगा उसका विकास होगा, जिसका विकास होगा उसका ह्रास होगा, जिसका ह्रास होगा वो नष्ट होगा. तो whatever you perceive, this is not real beauty. Plato has made a distinction doxastic system and epistemic system in his theory of knowledge. हम ज्यादा उस पर नहीं जाना चाहेंगे, हमारा उद्देश्य केवल उजले ने जहां से शुरू हुआ किन किन बिंदुओं को हम डिस्कशन कर सकते हैं किस आधार, क्योंकि उन्होंने कहा कि एपिस्टेमोलॉजी प्लेटो डिस्कस किया, तो नॉट ओनली नॉलेज, several things they have discussed. Why it is named a theory of knowledge? ट्रेडिशनल एपिस्टेमोलॉजी में नॉलेज को ऑलमोस्ट कहा गया जस्टिफाइड टू बिलीव. तो अब देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ एपिस्टेमोलॉजी. बहुत ज्यादा इतिहास नहीं बताना है कि हमारा एक सीमित दायरा है. डिस्क्रिप्टिव एपिस्टेमोलॉजी एंड क्रिटिकल एपिस्टेमोलॉजी. These two forms of epistemology are found in Russell's human knowledge, its scope and limits. जो ट्रेडिशनल थ्योरी है जिसमें कंसर्न विद नेचर ऑफ नॉलेज एंड कंडीशंस ऑफ नॉलेज, इसको ये कहा रसल ने दिस इज डिस्क्रिप्टिव एपिस्टेमोलॉजी. वी डिस्कस व्हाट इज द नेचर ऑफ नॉलेज, हाउ व्हाट टाइप ऑफ बिलीफ कैन बी नॉलेज, और उस किताब कहते हैं ट्रू बिलीफ इवन जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ कैन नॉट बी टेकन एज नॉलेज. Gettier also raised the same problem. Is justified to believe knowledge in 1963. तो कहने का तात्पर्य है कि
बाद में क्रिटिकल एपिस्टेमोलॉजी किसको पढ़ता जा रहा है? देखिए, रसल ने का क्रिटिकल एपिस्टेमोलॉजी के लिए उन्होंने कहा श्रेय दिया डेकार्ट, कार्टेशियन मेथड ऑफ डाउट इन 1918 इन फिलॉसफी ऑफ लॉजिकल एटॉमिज्म। रसल ने कहा कि द कार्टेशियन मेथड was very attractive for me at that time, but in my philosophical development in 1959 he told that it's not so attractive as I was feeling in young age। क्योंकि उन्होंने कहा डेकार्ट्स डाउट, डेकार्ट्स approach to critical epistemology is not foolproof। he had accepted certain things like self, आत्मा, हम, I think therefore I am, several things, और problem of Hume was known as प्रॉब्लम ऑफ इंडक्शन और इंडक्शन की प्रॉब्लम ह्यूम की प्रॉब्लम हुई। कंटेम्पोरेरी फिलॉसफी में भी इस पर बड़ा रिएक्शन हुआ। कुछ लोगों ने कहा ह्यूम जो प्रॉब्लम उठाया है दैट इज नॉट प्रॉपर, यू कैन नॉट हैव डाउट एवरीवेयर, देयर शुड बी सम ग्राउंड्स ऑफ डाउट, लाइक नॉलेज देयर शुड बी सम कंडीशंस ऑफ नॉलेज। और फिर आप देखेंगे आगे चल करके इसका स्कोप बढ़ता जाता है एपिस्टेमोलॉजी के बारे में। फिर आगे चल करके लॉजिकल पॉजिटिविज्म ने एपिस्टेमोलॉजी जितने वैल्यूज, पापर एंड पापरियंस इन सोशियोलॉजी ऑफ पापर देयर इज नो प्लेस ऑफ वैल्यूज, नॉलेज ऑफ वैल्यूज। सिमिलरली W.B. Quine इज एपिस्टेमोलॉजी नेचुरलाइज्ड एंड प्रो द एपिस्टेमोलॉजी सेकंड ऑर्डर इंक्वायरी, फर्स्ट ऑर्डर इंक्वायरी साइंस, साइंटिफिक नॉलेज लाइक साइकोलॉजी। और इस एपिस्टेमोलॉजिस्ट हैव नो राइट टू आस्क एनी क्वेश्चन बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ साइंस। Whatever knowledge is acquired must be acquired through scientific method, and what science cannot know, mankind cannot discover. Whatever science cannot discover, mankind cannot know. So whole epistemology was, or you can say philosophy was confined to the boundaries of science. Not only know or knowledge is being discussed under the scope of theory of knowledge, but several other concepts. Actually, in contemporary philosophy, almost analytical philosophers or logical atomists, logical positivists, early language school were not interested in the traditional problems of philosophy. However, they have discussed about knowledge, or then how knowledge is connected with cognition. For example, what is the nature of knowledge? There is a lot of controversy whether it is correct, it is related to cognition or not. For example, H.A. Pritchard and John Cook Wilson, these two British philosophers, claim that knowledge is an infallible mental state. Knowledge is an infallible mental state. Mental state is also cognition. Arthur Pape, R.M. Chisholm, P.T. Geach take knowledge as mental episode. P.T. Geach says mental act. Whether it is mental episode or mental act, it is also cognition. There is also controversy. Episode should be taken as cognition or not. Belief should be taken as cognition or not. Gilbert Ryle, A.J. Ayer, J.R. Austin take no as a disposition. As a disposition to be है, एक मनोवृत्ति है। वो कहते ज्ञान एक मनोवृत्ति है। You are aware about the well-known distinction of Gilbert Ryle of knowing how and knowing that. Knowing how is the disposition to behave, it is not necessarily for a knower to be conscious always for whatever he knows. ज्ञाता के लिए, जानने वाले के लिए ये आवश्यक नहीं है हमेशा जिसे जानता हो उसे सचेत हो। I know how to drive a car. Only successful performance required. जैसे जेल ऑस्टिन कहते हैं, नो इज परफॉर्मेटिव। मेरे कहने का तात्पर्य जितनी भी ज्ञान की डेफिनेशन से दी गई या ज्ञान को जो भी कहा गया, चाहे वो मेंटल स्टेट कहा गया हो, कौन अच्छा है, कौन जस्टिफाइड, कौन नहीं, उसका डिस्कशन नहीं कर रहे हैं हम। जस्ट टू डिस्कस द आइडियाज ऑफ knowledge is mental state, knowledge is disposition, knowledge is mental act, knowledge is mental episode, knowledge is belief, justified to believe or not. So many notions, so many concepts may be there. So Ujre said that it was better to say that all these things are cognitions. Only that cognition can be, only a true cognition
कि suitable justification may be amounted at the status of knowledge. केवल उसी संज्ञान को जो सत्य हो और समुचित प्रमाणों पर आधारित हो, उसे ही हम ज्ञान का दर्जा, ज्ञान का स्टेटस दे सकते हैं। तो मुझे कहने था कि ट्रू कॉग्निशन इज ए कॉग्निशन, इट इज ए काइंड ऑफ कॉग्निशन। होल एपिस्टेमोलॉजी को क्यों, मतलब होल डिसिप्लिन को, सारे डिसिप्लिन को क्यों ज्ञान मीमांसा कह दिया जाए? व्हाई नॉट ए थ्योरी ऑफ कॉग्निशंस? हमारे यूनिवर्सिटी में है कि कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल साइंस, बहुत बड़ा सेंटर है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, दिस कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल साइंस। अंडर द स्कोप ऑफ दैट साइंस सेवरल थिंग्स आर taught, discussed, like computer science, mathematics, epistemology, logic, literature, several things. Epistemology is also related to, when we discuss about knowledge, we also discuss about knowledge of universals. What is the nature of universal? Knowledge requires some justification or evidence. How much amount, what type of evidence is suitable for knowledge? Because there are various types of evidence, basically two evidence, prima facie evidence, which provides the guarantee of justification but not the guarantee of truth. कुछ साक्ष्य ऐसे होते हैं, कुछ प्रमाण जो प्रमाणीकरण की गारंटी देते हैं लेकिन सत्य होने की गारंटी नहीं देते। आप देखते हैं पुलिस चार्जशीट देती है, पुलिस जो चार्जशीट देती है वो प्राइमा फेसी एविडेंस के आधार पर देती है। ट्रायल जब होता है तब देखा जाता है कि दिस एविडेंस इज कंक्लूसिव और नॉट टू प्रूव द क्राइम। सिमिलरली नॉलेज इन केसेस ऑफ नोइंग, in order to prove that some case is a case of knowledge needs conclusive evidence. लेकिन यहां पर प्रॉब्लम फिर आ जाती है फिलोसफर्स के लिए। कंक्लूसिव एविडेंस भी आल्सो कन्फाइंड टू सम स्पेस एंड टाइम। कंक्लूसिव एविडेंस की क्या क्राइटेरिया होगी? ये तो प्रॉब्लम्स हैं एपिस्टेमोलॉजी की, जिन पर डिस्कस करना शायद इस छोटे से दायरे में संभव नहीं होगा, अलग इशू है। केवल यहाँ कहना है कि हम एविडेंस का भी डिस्कशन करते हैं, यूनिवर्सल्स का, नॉलेज ऑफ अदर माइंड्स का, पर्सनल आइडेंटिटी, knowledge also related to knower. What is the relation between subject and object? Without subject, without knower, knowledge not possible. Knower is the logical presupposition of every knowledge situation. ये भी प्रॉब्लम्स इंडियन फिलॉसफी में भी है, वेस्टर्न भी, कांट एंड अदर से रिलेटेड प्रॉब्लम। तो क्या इस ब्रांच को एपिस्टेमोलॉजी कहा जाए अथवा न कहा जाए, ये हमारा आज का इशू है। और देखते देखिए, देयर वर ग्रेट फिलोसोफर विटगेस्टाइन, क्योंकि अगर पश्चिम के बारे में कोई बात करें और विटगेस्टाइन चर्चा ना करें साथ कंप्लीट नहीं हो। Earlier Wittgenstein in Tractatus says that philosophy is not a body of knowledge. दर्शन शास्त्र कोई ज्ञान का विवेचन करने वाली विधा नहीं है। जैसे उसी फिलॉसफी ऑफ कांट in pure religion, critique of pure religion, Kant says that philosophy is possible only in the form of epistemology. आप देखिए पूरा pure religion is concerned with the validity of knowledge. How synthetic a priori judgment is possible in the area of mathematics, science, physics and other areas. तो वहाँ की epistemology थी, लेकिन विटगेस्टाइन ने कहा कि फिलॉसफी का कार्य, फिलॉसफी में अगर राय सभी कहते हैं फिलॉसफी के ज्ञान से कोई नया ज्ञान नहीं मिलता है, केवल एक सिस्टमेटाइजेशन ऑफ नॉलेज, यू सीक ओनली लॉजिकल ज्योग्राफी ऑफ नॉलेज। लेकिन बाद में विटगेस्टाइन ने जो अनसर्टेनिटी लिखा, एक पुस्तक लिखा अनसर्टेनिटी, उसमें बहुत अच्छी व्याख्या किया है कि व्हाट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन नॉलेज एंड सर्टेनिटी, बोथ बिलोंग टू डिफरेंट कैटेगरीज। आज विटगेस्टाइन ने भी ज्ञान को, महत्व को मुझे लगता है समझा। और एजे एयर वाज आल्सो नॉट इंटरेस्टेड इन ट्रेडिशनल प्रॉब्लम्स ऑफ एपिस्टेमोलॉजी, लेकिन उनकी किताब जो है प्रॉब्लम्स ऑफ नॉलेज एंड आल्सो द सेंट्रल क्वेश्चंस ऑफ फिलॉसफी, उन्होंने कहा कि ज्ञान मीमांसा के लिए तीन बातें महत्वपूर्ण हैं। नंबर वन, टू प्रोवाइड ए सूटेबल डेफिनेशन ऑफ नॉलेज,
ज्ञान की एक उपयुक्त परिभाषा देना। दूसरा उन्होंने कहा कि टू नो द ट्रुथ ऑफ प्रपोजिशंस, एंड तीसरा भी उनका जो स्टेटमेंट है वो टू हैव ए एविडेंस फॉर द प्रपोजिशंस। यू कैन से डायरेक्ट तो नहीं कहा, लेकिन लाइक है कुछ प्रपोजिशंस को कैसे हम ट्रू प्रमाणित करेंगे। प्रॉब्लम ऑफ नॉलेज में उन्होंने बीइंग श्योर को कहा, कोई जस्टिफिकेशन की बात नहीं किया, लेकिन कम से कम उन्होंने ये कहा बाद में कि जहां पर ट्रू बिलीफ या जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ और नॉलेज को आइडेंटिकल नहीं माना जाता है, वहां पर डेफिनेशन देने से कोई काम नहीं चलेगा, कोई लाभ नहीं। इफ ट्रू बिलीफ इज not identified with knowledge, then the attempt to define knowledge would not be satisfactory. लेकिन इतना जरूर कहा कि epistemology का at least concerned with the truth of known propositions and also justification of the known propositions. Justification of the propositions. Justification का प्रयोग उन्होंने नहीं किया है, लेकिन ये कहा कि to have the ground for the truth of the propositions. तो मेरे कहने के यहाँ रहा कि एट लीस्ट एजे एयर आल्सो नेम्ड द डिसिप्लिन एज एपिस्टेमोलॉजी। विटगेनस्टाइन ने ये कहा कि एपिस्टेमोलॉजी, अर्लियर विटगेनस्टाइन ट्रैक्टेड एपिस्टेमोलॉजी इज जस्ट फिलॉसफी ऑफ साइकोलॉजी। इन ट्रैक्टेट ऑफ विटगेनस्टाइन सेज एपिस्टेमोलॉजी इज फिलॉसफी ऑफ साइकोलॉजी। ज्ञान मीमांसा मनोविज्ञान की फिलॉसफी है। तो कम से कम ये तो कहा कि मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ दर्शन है। W.B. क्वाइन ने कहा कि एपिस्टेमोलॉजी इज सेकंड ऑर्डर इंक्वायरी, और उनका तो दृष्टिकोण बड़ा सीमित है। कहते हैं फिलॉसफर्स को, एपिस्टेमोलॉजिस्ट को विज्ञान की सीमाओं के परे कोई क्वेश्चन पूछने का अधिकार नहीं है। ही रेफ्यूट्स लॉजिकल नेसेसिटी ऑफ ह्यूमन। कहता जो प्राकृतिक दृष्टि से आवश्यक है उसे तार्किक दृष्टि भी आवश्यक होना चाहिए। Whatever is natural necessity cannot be logical impossibility. Whatever is naturally necessary must be logically necessary. तो क्वाइन का दृष्टिकोण बड़ा सीमित लगा मुझे। इस प्रकार से फिलॉसफी को कुछ इवैल्यूएशन करने का अधिकार ही नहीं है। पापर एंड पापरियंस, फॉलोअर्स ऑफ पापर आल्सो, ही हैज गिवन सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज, उसमें भी उन्होंने मॉरल वैल्यू को कोई स्थान नहीं दिया। अब यहाँ विचार का विषय ये होगा कि हम वैल्यूज की, नॉलेज ऑफ ट्रूथ, नॉलेज ऑफ ब्यूटी, जैसे प्लेटो ने किया, नॉलेज ऑफ गुडनेस, आई नो दैट दिस इज ए टेबल, आई नो व्हाट इज गुडनेस, दोनों एक लेवल का नॉलेज नहीं है। आई नो सम ब्यूटियस थिंग्स एंड आई नो व्हाट इज ब्यूटी, ये दोनों नॉलेज अलग अलग प्रकार के, और दोनों को एक ही क्राइटेरिया से, एक ही लेवल ऑफ रीजन से, बुद्ध से, हम किसी इंट्यूशन की बात भी नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर किसी अप्रोक्षानुभूति की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन इंट्यूशन की बात करते हैं। इंट्यूशन में नॉट बी मिस्टिकल नेसेसरली, जो प्लेटो ने रैशनल इंसाइट, एक लेवल होता है हर एक व्यक्ति का अपने अपने चीजों की परसेप्शन का। तो एपिस्टेमोलॉजी में इसलिए लोअर लेवल से लेकर हाईएस्ट नॉलेज तक का डिस्कशन हम करते रहे हैं। ये मैंने पूरी बात इसलिए रखा इंडियन वेस्टर्न दोनों में कि उजरे की जो आलोचना है, आलोचना का ऑब्जेक्शन है या उनका जो क्वेश्चन है, एपिस्टेमोलॉजी इज मिसनॉमर, इट इज एप्लीकेबल टू बोथ इंडियन एज वेल एज वेस्टर्न एपिस्टेमोलॉजी। प्रमाण मीमांसा में हम प्रमा के साथ साथ अप्रमा का विवेचन करते हैं, लेकिन उद्देश्य क्या होता है? प्रमाण मीमांसा का उद्देश्य प्रमा की सिद्धि है, अप्रमा का संशय, वितंडा, तर्क, स्मृति, इन सारे अवधारणाओं का विवेचन इसलिए करते हैं प्रमा के स्वरूप को स्पष्ट करने। सिमिलरली इन वेस्टर्न एपिस्टेमोलॉजी several concepts are discussed to make a distinction how knowing is different from believing, how doubting is different from knowledge, how ignorance is different from doubt, how ignorance is different from knowledge. So doubt, ignorance, knowledge, illusion, hallucination, there are several concepts. लेकिन सारे संप्रत्ययों का उद्देश्य क्या है? What is the primary aim, primary objective in discussing all these things? हमारा ये मानना है कि जिस विधा को
जिस डिसिप्लिन को हम थियरी ऑफ नॉलेज या एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं, उसका प्रमुख उद्देश्य ज्ञान के स्वरूप का निर्धारण है, ज्ञान के प्रामाण्य या ज्ञान की वैधता को स्टेब्लिश करना है। अन्य संप्रत्ययों का जो हम डिस्कशन करते हैं, डिस्कशन रिलेटेड टू अदर कॉन्सेप्ट्स इज जस्ट टू एक्सप्लिकेट टू इल्यूमिनेट द नेचर ऑफ नॉलेज। अन्य संप्रत्ययों का प्रयोग, विवेचन, बहस, परिचर्चा हम ज्ञान के स्वरूप को प्रकाशित करने के लिए, ज्ञान के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए करते हैं। इसलिए ये कन्फ्यूजन मुझे लगता है कि किसी भी डिसिप्लिन का नामकरण, किसी भी विधा का शीर्षक, टाइटल, उसके मुख्य प्रयोजन और मुख्य व्यापार को ध्यान में रखकर किया जाता है। The main function of epistemology was and is in both in Praman Mimamsa of Indian philosophy and Gyan Mimamsa or epistemology theory of knowledge in Western philosophy. Establish the nature of knowledge, the validity of knowledge, and hence I think the question raised by Ujjwal is not genuine. किसी विषय का नामकरण, किसी विधा का नामकरण उसके मुख्य प्रयोजन को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। अदर कंसेप्ट का विवेचन, द डिस्कशन ऑफ अदर कंसेप्ट लाइक बिलीविंग, थिंकिंग, नोराइजिंग, कंजेक्चरिंग, इमेजिनिंग, डाउटिंग, इल्यूजन्स, ट्रूथ, एविडेंस, इन सब का विवेचन सेकेंडरी कार्य है। मूल उद्देश्य जो है वो ज्ञान के स्वरूप को स्थापित करना है। इसलिए हमने इस पर इंडियन वेस्टर्न दोनों का हिंट, जरा आई हैव जस्ट फोकस्ड ऑन द प्रॉब्लम, नॉट इज एनी प्रॉब्लम। हमारा उद्देश्य था कि चाहे इंडियन फिलॉसफी हो, चाहे वेस्टर्न फिलॉसफी हो, और फ्रॉम वेरी बिगिनिंग टू प्लेटो एंड कंटेम्पोररी फिलॉसफी, जहां भी हम नॉलेज की बात करते हैं तो हम मुख्य उद्देश्य, हम चाहे वाक्यों का विश्लेषण करें, वाक्य मीमांसा, चाहे एनालिटिकल फिलॉसफी है, जो भी है, उनका मुख्य उद्देश्य ये आया बाद में कि फिलॉसफी क्रिटिक ऑफ लैंग्वेज एनालिसिस है, तो उनका तो दृष्टिकोण दूसरा था। लेकिन जहां ज्ञान की बात आई है तो एपिस्टेमोलॉजी का मुख्य फोकस रहा है ज्ञान को स्थापित करना, न कि अज्ञान को स्थापित करना। अज्ञान की व्याख्या हम करते हैं, डाउट की व्याख्या हम करते हैं, भ्रम की व्याख्या हम करते हैं, तो इसलिए करते हैं कि भ्रम से बच करके ज्ञान के स्वरूप को स्पष्ट किया जाए। और एक दोहा गोस्वामी तुलसीदास का मैं कहूँगा, उसी से बड़ी बात को हम विराम देंगे। उसके बाद में आप लोगों से इसका जो परिचर्चा हो, अपने अपने विचारों से अवगत होंगे। गोस्वामी जी ने इसी बात को स्पष्ट किया है। जैसे सॉक्रेटिस ने कहा कि नो दाई सेल्फ, स्वयं को जानो। व्हाट ही मीन बाय स्वयं को जानो, नो दाई सेल्फ, नो द लिमिट्स ऑफ योर नॉलेज, नो आल्सो योर इग्नोरेंस। या कांट ने जो कहा केवल हमारा व्यवहारिक जगत का, फेनोमेना का ही प्रामाणिक ज्ञान संभव हो सकता है। सिंथेटिक अप्राइज जजमेंट्स आर पॉसिबल ओनली इन द लिमिट्स ऑफ नेचुरल वर्ल्ड इन फेनोमेना, नोमेना इज अननोन, even this is also limit of knowledge। तो ज्ञान की व्याख्या बिना ज्ञान की सीमा को समझो की ही नहीं जा सकती। थिंकिंग की कोई सीमा नहीं होती है, आप कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन देयर इज लिमिट ऑफ नॉलेज। तुलसीदास जी ने इसी बात को दूसरे ढंग से कहा, ज्ञान कहे अज्ञान बिन, तम बिनु कहे प्रकाश, तमीन अंधकार, निर्गुण कहे सगुण बिन, सो गुरु तुलसीदास। कोई व्यक्ति ज्ञान की व्याख्या, व्हाट इज नॉलेज, बिना अज्ञान को समझो नहीं कर सकता है। प्रकाश का बोध बिना तमस को जाने हुए नहीं हो सकता है। इसी प्रकार निर्गुण ब्रह्म की व्याख्या बिना सगुण ब्रह्म को जाने हुए नहीं हो सकती। अगर ऐसा कोई कर दे, उन्होंने कहा कि मैं अपने को उसको गुरु मानूंगा, स्वयं उसका शिष्य कहलाऊंगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम बहुत संक्षेप में अपनी बात को रखे, क्योंकि प्रॉब्लम भी तो इतनी थी। अब आप लोगों के विचार, जरूरी नहीं कि हमने तो माना कि एपिस्टेमोलॉजी कहना ठीक है और उजले के इस ऑब्जेक्टिव को रिजेक्ट किया है। जरूरी नहीं कि लोग सहमत हों, एपिस्टेमोलॉजी की बड़ी बड़ी अवधारणाएं हो सकती हैं, लेकिन आई थिंक योर व्यूज आर वेलकम। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत साधुवाद सर आपका। बहुत ही स्पष्ट वक्तव्य था और निश्चित रूप से सभी लोगों ने इसका लाभ उठाया होगा। हम सर आपको बहुत बधाई देते हैं विभाग की तरफ से भी, और जो हमारा सेमिनार दर्शन परिषद है
जो हम लोग लखनऊ विश्वविद्यालय में अपना आयोजन करते हैं हर शनिवार को, उसकी तरफ से भी, उस कमेटी की तरफ से भी आपको बहुत बहुत सर, आपके विद्वता पे किसी को भी कभी प्रश्न नहीं रहा है। पांडे सर, मैं अनुमति चाहता हूं आपसे, क्या इसको क्वेश्चन लिए जाए किसी के? हाँ हाँ ले जी सकते हाँ। हैं। अभी Yes. बहुत बहुत धन्यवाद सर, मेरी तरफ से भी डॉक्टर राजेंद्र वर्मा ने पहले ही थैंक्स एक्सप्रेस कर दिया है। तो स्टूडेंट्स के लिए, स्कॉलर्स के लिए लाभप्रद होगा, अगर वो चाहें तो इंटरेक्शन कर सकते हैं। सर ने ब्रीफली, सर हैज एस्टैब्लिश दैट every subject has its methodology and its concepts for discussion in its domain. So there is a domain of each and every branch of philosophy, so to say, as we are discussing philosophy, whether it is metaphysics or moral philosophy, philosophy of science, philosophy of mind, or epistemology. So in that sense, sir discussed A.D. Ouzeley's perspective that epistemology is a misnomer, and sir has expressed his own perspective on this as criticism of Woodlow's perspective. Now, what I feel is that since epistemology has its own methodology and its own concepts in its system, so it criticizes its own concepts. So in a way, philosophy has its own perspective as to what is to be said epistemology. For example, in epistemology we criticize the concept of knowledge, and we criticize the concept of truth. We criticize the concept of certainty. We maintain that some philosophers maintain that there is no certainty at all, like skeptics. So these are the some of the issues with which epistemology is concerned, and it has been discussed even now. We have been studying and teaching these issues. Since there are many issues pertaining to the subject epistemology, I'm sure that this thought-provoking lecture would invite many questions. So I suppose that we'll be able to pick some questions, and would request Professor Upadhyay sir to reflect upon, and that will be beneficial to all of us. So anybody interested in asking a question, kindly ask question. Yeah, hello, Madhurima, Bhaumik. Want ask anything? हेलो। Yes, hello, Madhurima. हाँ सर। जी जी, आपको कुछ पूछना है बेटा? If you want to ask any question, you can ask. नहीं सर, नहीं। अच्छा, Dr. Tandon, Dr. Alok Tandon, you are invited to ask a question. Good afternoon, sir. Good afternoon, beta. Sir, can I ask any question? Yes, sure. Sir, I have two questions regarding this. Sir, as sir said, as per A.D. Ouzeley, true cognition with suitable justification is called knowledge. Sir, I want to know what is the parameter of true cognition. मतलब कि how could we say any cognition as true cognition? And my second question is, sir, कि as we know, as sir said, कि knowledge is established through ignorance, sagun nirguna through saguna. So, sir, how would we able to distinguish between the knowledge and ignorance? कि मतलब हम पहले कैसे जानेंगे कि ये knowledge है कि ये ignorance है? बस sir. Good. Thank you. पहली चीज तो आप पहले you will know ignorance means limit of your knowledge. Okay. इग्नोरेंस का एक के दो चीजें हैं, एक तो इग्नोरेंस क्या है, इग्नोरेंस क्या है, इसके लिए तो नहीं कहा जा सकता है कि इग्नोरेंस इज समथिंग which leads to inactivity or passivity. Concept of ignorance is different from concept of doubt.
Doubt Okay. misguides. Doubt misguides. When you have doubt that this is snake or it is room, then you are misguided. But even if there is snake, but you are ignorant of it, you will be, uh, you will have no fear, no action. So ignorance is something that is limit of knowledge. Knowledge also, knowledge, so there is also limit of knowledge. For example, you see Kant. Kant discussed a synthetic a priori judgment that it is confined to phenomena. Noumena is unknowable for me. There may be something, but I cannot see. So that is also limit of knowledge. As far as true cognition is concerned, there are various theories of to seek the truth. To search the truth, there are various theories of truth, correspondence theory, coherence theory. तो अलग टाइप का डिस्कशन है. यहाँ बात ये है केवल कि true cognition, even all true cognitions cannot be taken as knowledge. सारे ट्रू कॉग्निशन भी ज्ञान हो सकते हैं. कभी कभी बाई चांस ट्रू कॉग्निशन हो सकता है. मुझे का कहना केवल ये था कि I would like to say that theory of cognition, not theory of knowledge, because only knowledge is not discussed in this. knowledge कहते क्राइटेरिया बना दी गई क्या नॉलेज होगा. कुछ लोग हमने इसलिए हिंट किया. कुछ लोग कहते हैं नॉलेज इज बिलीफ, कुछ लोग कहते हैं नॉलेज इज नॉट बिलीफ. फॉर एग्जांपल हमने उदाहरण डिस्कशन नहीं किया. एच.ए. प्रिचर्ड, जॉन को विल्सन, जैसे नॉलेज प्योरली totally unique and infallible state of mind. हालांकि almost British philosophers reject this theory. Knowledge not mental state, but mental state is also cognition. Yes, sir. Yes, sir. Arthur Pike, R.M. Chisholm, American philosopher, said knowledge is episodic in character. अब एपिसोड को क्या कहें, कॉग्निशन है या नहीं है? वो भी कॉग्निशन है, माइंड में हैपन होता है. Yes, sir. Yes. ट्रीटिंग केस एज ए मेंटल एक्ट. तो मेरे कहने का तात्पर्य ये था, हमारा जो डिसीजन था कि कॉग्निशन को चाहे जिस रूप में हम व्याख्या करें, चाहे इग्नोरेंस की करें, डाउट की करें, सर्टेनिटी करें. जैसे पांडे जी ने कहा भी, किसी पांडे जी ने कि कोई चीज सर्टन नहीं है. इस पर भी आपने विटगेस्टाइन ने कहा है कि अगर किसी व्यक्ति का हाथ एक्सीडेंट में कट गया है, इन्वेस्टिगेशन में उदाहरण आया है, और वो मदद के लिए करा रहा है, क्राइम चिल्ला रहा है. अब आप कोई संशयवादी के हो सकता है इसको दर्द ना हो रहा. दिस इज इमेजिनेशन ऑफ डाउट, नॉट रियल डाउट. देयर शुड आल्सो बी रियल कंडीशंस ऑफ डाउट. जैसे नॉलेज की कंडीशंस होती हैं, वैसे ऐसा नहीं हर एक जगह आप डाउट करते रहिए. दूसरी चीज, चंद्रा साहब जुड़े हुए हैं लॉजिकल पॉजिटिविस्ट, एनालिटिकल फिलोसोफर्स, कि ह्यूम को रिजेक्ट करते हैं. जैसे कहता है कि हो सन विल राइज इन द ईस्ट, ए कंटीजेंट प्रपोजिशन. तो इंडक्शन में जो ह्यूम ने डाउट किया, संशय किया, वो संशय जेन्युइन इसलिए नहीं है. दिस इज द वेरी नेचर ऑफ इंडक्शन, दैट इट्स रिजल्ट्स, इट्स कंक्लूजन्स विल बी प्रोबेबल. ये इंडक्शन का नेचर है, प्रकृति है, स्वभाव है कि उसके निष्कर्ष प्रायिक होंगे, संभाव्य होंगे. अब वहां आप सर्टेनिटी की बात करें या लॉजिकल सर्टेनिटी की बात करें, इसका उत्तर कोई नहीं दे सकता है. अब आप सूर्य कल पूर्व में निकलेगा, इसको तभी सही मान लें जब आप कल निकलते सूर्य को देख लेते, तो पॉसिबल नहीं है ना. इट्स नॉट पॉसिबल. तो दिस इज द नेचर ऑफ लॉजिकल पॉजिटिविज्म. ने ह्यूम को भी उत्तर दिया. कहते हैं ह्यूम की प्रॉब्लम बड़ी महत्वपूर्ण थी. रसल ने कहा भी कि स्केप्टिसिज्म कैन नॉट बी रिजेक्टेड बट आल्सो कैन नॉट बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड. न इसको रिजेक्ट भी नहीं किया सकता. प्रॉब्लम है क्योंकि इट लीड्स क्रिटिकल एपिस्टेमोलॉजी. क्रिटिकल एपिस्टेमोलॉजी आई कि तो ट्रुथ को कैसे हम ट्रू कॉग्निशन में जानेंगे, इसके लिए कई थ्योरीज ऑफ ट्रुथ हैं, उनका डिस्कशन यहाँ शायद करना संभव नहीं होगा. करेस्पोंडेंस थ्योरी हो सकती है, कोहेरेंस हो सकता है, या प्रैग्मेटिक थ्योरी हो सकती है. दोनों तीनों को मिलाकर भी कर सकते हैं. फॉर्मलिस्ट अप्रोच है, कोहेरेंटिस्ट अप्रोच है. Thank you so much, sir. Snigdha Ratan, you can ask your question. Snigdha. Yes, Snigdha sir. is from Pune. She is Dr. Snigdha Ratan from Pune. थैंक यू सर. सर प्रणाम पांडे सर एंड उपाध्याय सर. मेरा सवाल ये है कि ये जो एपिस्टेमोलॉजी क्या अप्रमा के बारे में कुछ बात करता है क्या? एपिस्टेमोलॉजी के दायरे में अप्रमा का कुछ आता है कि जैसे प्रमा और अप्रमा के बारे में हम इंडियन फिलोसफी पूरा थॉरोली डील करता है. तो
वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में या फिर एपिस्टेमोलॉजी के दायरे में इसको कैसे समझें सर? एपिस्टेमोलॉजी के दायरे में ढंग समझेंगे कि जैसे प्रमा की बात भारतीय दार्शनिक करते हैं ना, तो भारतीय दर्शन में जो प्रमाण दिए गए हैं वो किस लिए दिए गए हैं? प्रमा को सिद्ध करने के लिए। अब उसका उन्होंने वर्गीकरण भी किया कि प्रमा को बिल्कुल फुल प्रूफ बनाने के लिए कोई कंफ्यूजन हो, अप्रमा क्या है, अप्रमा से बचिए। जैसे मेमोरी है, हाँ जी, बहुत कम दार्शनिक ऐसे हैं भारतीय दार्शनिक जो मेमोरी को प्रमा मानते हैं। शायद जैन और कुछ वैशेषिक मेमोरी को प्रमा मानते हैं। पश्चिम में बर्टन रसल मेमोरी को प्रमा माना है, या थॉमस रीड ने माना है, बेटी जालसा सोर्स था अपना ले। अब यहाँ पर हुआ कि हम नॉलेज किसको कहेंगे, नवीनता, भारतीय दार्शनिक नवीनता होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, उस पर बौद्धों में, वेदांतियों और मीमांसकों ने नोबेलिटी को माना है, न्यायिक उसको नहीं मानते। हम उसको डिस्कशन नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन प्रमा को समझने के लिए भी अप्रमा का ज्ञान जरूरी है। ज्ञान को समझने के लिए भी जानना जरूरी है कि अज्ञान क्या है, किसको हम अज्ञान कहेंगे, किसको डाउट कहेंगे, किसको भ्रम कहेंगे, किसको तर्क कहेंगे, किसको कुतर्क कहेंगे। कुतर्क से तमाम चीजें सिद्ध की जाती है ना, इसको वितंडा कहते हैं, वैतंडिक कहते, वैतंडिक है जबरदस्ती, मतलब आर्गुमेंटेड बैकलम। हाँ, कोई ऐसा तर्क दीजिए किसको मानिए आप, इसी ज्ञान हम मानेंगे। तो इसलिए उन सबसे अलग हटाने के तो मेक डिस्टिंक्शन ऑफ नोइंग फ्रॉम नॉट नोइंग। उजले के काबिल और नोइंग है नॉट नोइंग, प्रोसीडिंग ऑफ रेशनल सोसाइटी में शायद 19 तो पहले छपा 1955 के पेपर में, तो उसमें भी है कि नॉलेज क्या है, नोइंग क्या है, नॉट नोइंग क्या है। नॉट नोइंग के लिए हमने जो तुलसीदास जी का दोहा पढ़ा था, उसमें मुख्य उद्देश्य यही था, ज्ञान का है अज्ञान में। अज्ञान के स्वरूप को समझेंगे। अंधकार का अगर आप कल्पना करिए पूरा ठंडा हो प्रदेश, गर्मी का, तो आपको बोध कैसे होगा? तुलसीदास ने एक चोर लिखा है, उसको आप उनके संत वाले पॉइंट आप नहीं, हम फिलॉसफी कर रहे हैं। जो अति आतप आतुर हुई तर छाया सुख जानत सोई। जो गर्मी से व्याकुल होता है, शीतल वृक्षों की छाया का आनंद वही ले पाता है। जो हमेशा एसी में बैठा हुआ तो क्या पता चलेगा शीतलता क्या है। वैसे ही दोनों साइड से ज्ञान कुछ होना चाहिए। लिमिट के बाहर कुछ है, हमारे नॉलेज के लिमिट के बाहर कुछ है जिसको हम नहीं जानते। तो ज्ञान के लिए, प्रमा के लिए ये आवश्यक है, नॉलेज के लिए या प्रमा के लिए कि हम जो नॉन प्रमा है, अप्रमा है, और जो नॉन नॉलेज है उसके स्वरूप का भी कुछ बोध होना चाहिए, कुछ कंसेप्ट का। इसीलिए अदर कंसेप्ट का विवेचन हम एपिस्टेमोलॉजी में करते हैं, लेकिन अदर कंसेप्ट का डिस्कशन करना ये सेकेंडरी गौण कार्य है ज्ञान मीमांसा का, वो प्राइमरी कार्य नहीं है। प्राइमरी कार्य तो हमारा प्रमाण मीमांसा में या ज्ञान मीमांसा में प्रमा या ज्ञान के स्वरूप को, प्रमाणों को विवेचित करना है, ना कि अप्रमा को विवेचित करना। अब इसको हम अप्रमाण मीमांसा तो नहीं कह देंगे, या अज्ञान मीमांसा तो नहीं कह देंगे, अज्ञान का विवेचन करते हैं तो, या संशय मीमांसा तो नहीं कह देंगे, क्योंकि संशय का विवेचन करने का लक्ष्य क्या है? जस्ट इल्यूमिनेट द नेचर ऑफ नॉलेज। Sir, we have one question from Anjali Yadav. Thank you. Thank you, sir. चंद्रा साहब, Good afternoon, sir. सर मेरा एक, सर मैं पूछूं? हाँ बेटा पूछो। हाँ सर, मेरा ये क्वेश्चन है अप्रमा के संदर्भ में। न्याय में अप्रमा के 4 प्रकार माने गए हैं, संशय, विपर्य, तर्क और स्मृति। तो जब मैं अप्रमा के संदर्भ में देखते हैं तो संशय, विपर्य और स्मृति तो अप्रमा के संदर्भ में सही सम्मिलित किए हुए प्रतीत होते हैं, परंतु जब हम तर्क के संबंध में बात करते हैं तो मेरा पर्सनली ऐसा मानना है, मुझे ऐसा लगता है कि तर्क तो किसी सिद्धांत को पुष्ट करने के लिए भी दिया जाता है। तो क्या ये तर्क की प्रकृति पर निर्भर नहीं होना चाहिए कि तर्क प्रमा के अंतर्गत आएगा या अप्रमा के अंतर्गत? तो न्यायिकों का इसे अप्रमा के अंतर्गत मानना कहाँ तक उचित है? आपकी बात बिल्कुल सही है। अद्वैत वेदांत कहा गया है तर्केण अभिज्ञातुं शक्यते, तर्क से भी जाना जा सकता है, लेकिन तर्क स्वतः अप्रतिष्ठित होता है जब तक कोई उसके लिए ग्राउंड न हो। अपने आप में तर्क अप्रतिष्ठित होता है। वैसे तर्क की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हम लोग तर्क कर रहे हो, क्या कर रहे हैं, बिना तर्क के कोई विधा नहीं चल सकती, तो वो इसका एक सहायक के रूप में महत्व अलग है। इसी प्रकार से स्मृति,
एक बहुत नांदेड़ में एक सेमिनार हुआ था, इसमें बहुत बड़ा हमने एक पेपर लिखा है लिबरेलिटी ऑफ मेमोरी, स्मृति का प्रमाण। तो मैंने सिद्ध किया स्मृति प्रमा है। इसमें पुस्तक रविंद्र पाटिल भी सूत्र में थे, बड़ा बनारस के लोग शामिल नहीं हो रहे थे, बड़ा लंबा भाषण था। ये पेपर संदर्भ में प्रकाशित भी हुआ है। तो हमारा ये मानना है कि ये तो हमने अप्रमा की बात है, न्याय नहीं इन चारों को प्रमाण नहीं मानता है ना, लेकिन ये जरूर नहीं कि सब लोग प्रमाण माने। हम तो स्मृति को प्रमाण मानते हैं, नॉलेज का स्रोत मानते हैं, क्योंकि हर एक नॉलेज में मेमोरी इन्वॉल्व होती है। अगर परसेप्शन को छोड़ भी दीजिए आप, तो अनुमान में क्या है, जहाँ जहाँ व्याप्त है वहाँ धुआं है, वहाँ आग है, जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ आग है। तो व्याप्त का स्मरण नहीं हो रहा है क्या, कहीं न कहीं देर की एलिमेंट है मेमोरी सब जगह। ये अलग मुद्दा है। हमारा जो आज का विषय है वो बेसिकली बहुत कन्फाइंड था कि एपिस्टेमोलॉजी का विस्नामर कहा जाए। अब प्रमा क्या है, प्रमा क्या है, वो अलग मुद्दा है। प्रमा मेमोरी को भी लोग मानते थे, थॉमस रीड, बर्टन रसल की मेमोरी को प्रमा मानते हैं, जिससे आलसे सोच था अपना। तर्क की रही बात है, तर्क का वेदांत भी तर्क महत्व देता है। आपको जानते हैं वेदांत तर्क और श्रुति दोनों को लेकर चलता है, और कहते हैं तर्क से भी कुछ जाना जा सकता है, लेकिन तर्क स्वतः अप्रतिष्ठित होता है। थैंक यू सर। प्रोफेसर राकेश चंद्र सर का प्रश्न है। प्रोफेसर राकेश चंद्र सर, आवाज नहीं आ रही है सर। आवाज आ रही है? आवाज नहीं, हाँ अब आ रही है जी। थैंक यू सो मच सर फॉर योर वेरी वेरी ल्यूसिड लेक्चर। मैं एक सिर्फ बात आपसे पूछना चाह रहा था कि आपने एक बिल्कुल टेक्निकल इशू उठाया कैटेगराइजेशन का, कि दैट व्हेन वी टॉक अबाउट एपिस्टेमोलॉजी, then what should be the content of epistemology and what should not be the content of epistemology. आपका ये वाली बात भी कहना सही है कि theory of knowledge इस नाम से तो आप सबको भी, हम सबको याद है कि पहली किताब सिर्फ रॉड्रिक टिशॉम की है, उसके पहले theory of knowledge नाम की कोई किताब नहीं होती थी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि theory of knowledge नहीं होती थी। उस हिसाब से मेरा सिर्फ ये प्रश्न है कि epistemology ये एक convenient क्लासिफिकेशन है जिसके माध्यम से रीडर्स ऑफ फिलोसफर्स को पढ़ रहे हैं। मेनली प्लेटो में, जैसे आपने थियोक्रेटिस का भी एग्जांपल दिया, ही इज नॉट सेइंग दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस एपिस्टेमोलॉजी। ही विल बी, एज यू सेड, दैट इन द डिवाइडेड लाइन ही विल गिव यू द डिवीजन ऑफ डिग्रीज ऑफ नॉलेज, देन ही विल मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन अराते एंड episteme and craft, so and techne. So all those kind of distinctions are drawn in them. These big philosophers have actually never used or in their works largely a distinction that what they are doing is now epistemology, now metaphysics, and now. But when Woolsey, as you said, technically raises this question, and he raises the question that should it be taken as that, and आप ये फेवर कर रहे हैं कि it should be taken as a theory of cognition. तो मैं सिर्फ आपसे एक बार और स्पष्टीकरण बच्चों के लिए और अपने लिए भी चाहूंगा कि जो एक डिस्टिंक्शन आप इंडियन वेस्टर्न के साथ संदर्भ में बराबर ले रहे थे कि प्रपोजिशनल व्यू ऑफ नॉलेज, कि एक नॉलेज का क्लेम प्रपोजिशन में जब दिया जाता है तो उसको एनालाइज करने की कंडीशंस का डिस्कशन एपिस्टेमोलॉजी में होता है, और एक वो डिस्कशन होता है जिसमें कि हम नॉलेज को एक एपिसोड के रूप में लेकर चलते हैं। तो अगर हम नॉलेज को कॉग्निशन के रूप में देखेंगे तो क्या हम पहले से ही ऐसा नहीं लग रहा है कि हम नॉलेज के एपिसोडिक व्यू के प्रति अपनी संवेदनशीलता, प्रतिबद्धता दिखा रहे हैं, और जो प्रोपोजिशनल व्यू है कि नॉलेज अपने का डिस्कशन लार्जली नॉलेज को एक्सप्रेस करने वाले प्रोपोजिशंस की एनालिसिस का है, हम उस बात को खारिज कर रहे हैं। तो मैं ये चाहूंगा, क्योंकि आपने एक बिल्कुल फिलॉसफी ऑफ लैंग्वेज का एक टेक्निकल इशू उठाया है, और मुझे बहुत खुशी है कि आपने ये उठाया, और मैं डॉक्टर पांडे को भी बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक अच्छा, बहुत बढ़िया स्कॉलर को एक बहुत बढ़िया टेक्निकल इशू पे बोलने के लिए बुलाया। तो मैं ये थोड़ा सा स्पष्टीकरण चाहूंगा अपने लिए भी और विद्यार्थियों के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू। नहीं तो चंद्रा साहब क्वेश्चन बहुत सही है। प्लेटो ने एपिस्टेमोलॉजी का प्रयोग नहीं किया है, लेकिन एपिस्टेमिक सिस्टम डॉक्सिस्टिक सिस्टम में भेद किया है। उन्होंने कहा कि क्या है एपिस्टेमिक सिस्टम, मतलब ज्ञान का सिस्टम क्या है और बिलीफ का सिस्टम क्या है, और नॉलेज को ओपिनियन से, बिलीफ से अलग किया। ये बात ठीक है कि उन्होंने एपिस्टेमोलॉजी प्रयोग नहीं। पहले तो क्या, पहले तो साइंस ही नहीं था प्लेटो के समय में। साइंस वाज आल्सो स्टडीड अंडर द स्कोप ऑफ फिलॉसफी।
एरिस्टोटल के समय में भी साइंस को नेचुरल फिलॉसफी कहा जाता था, एग्रीगेट डिवीजन नहीं थी। और हमने शुरू में सांख्य दर्शन को उदाहरण दिया था। सांख्याचार्य ने तो कहा कि एक ही फिलॉसफी है, नॉलेज है और कुछ नहीं। एक में दर्शनम ख्यात्र दर्शनम, वन लीवन फिलॉसफी नॉलेज। और इवन इटिमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ फिलॉसफी, लव फॉर नॉलेज, लव फॉर विजडम। नॉलेज इज रियलिटी, हेगल को देखिए ना, हेगल क्या कहता है, रियल इज रैशनल एंड रैशनल इज रियल, नॉलेज इज रियलिटी, रियलिटी नेचर ऑफ रियलिटी इज नॉलेज। यहाँ पर मैं नहीं कह रहा, शेष कुछ चीज मुझे लगता है कि मिस कर रहा हूँ। आपने जो कहा कि लेटर व्यूज आपका कि इसके बाद कोई चीज आपने और जोड़ा था। सर सर मैं सिर्फ ये कह रहा था कि आपकी पोजीशन में हम अगर थ्योरी ऑफ कॉग्निशन को ही एपिस्टेमोलॉजी मानेंगे, ठीक। तो देखिए, चाहे वो एपिसोडिक तो वो व्यू हो, प्रपोजिशन, हाँ ठीक है। देखिए इवन थियरी भर्तिहर को आप देखें, या व्हाट एवर नॉलेज इज एक्सप्रेस्ड थ्रू कॉन्सेप्ट्स एंड व्हाट एवर आइडियाज आर एक्सप्रेस्ड इन लिंग्विस्टिक फॉर्म। बिना भाषा में व्यक्त हुए कोई ज्ञान विचार का विषय नहीं हो सकता है। इवन नॉलेज इज टेकन एपिसोडिक व्यू, एपिसोड्स आर आल्सो टू बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रोपोजिशंस। व्हाई नॉट? ठीक है, एपिसोड हमारे माइंड में आएगा, लेकिन व्हाट एवर आई से इट विल एक्सप्रेस इन सम फॉर्म ऑफ लैंग्वेज, सम फॉर्म ऑफ प्रोपोजिशन। चाहे वो प्रोपोजिशन का रूप पूरा ना ले सके, एक ही शब्द बोले आप तो भी प्रोपोजिशन हो जाएगा। तो देयर इज नो सच नॉलेज which can be matter of discussion without being expressed in language। प्रपोजिशनल तो होने चाहिए फिलॉसफी के लिए, फिलॉसफिकल डिस्कशन के लिए, एनी टाइप ऑफ डिस्कशन के लिए। इसीलिए जो लिंग्विस्टिक फिलॉसफी है उसमें कहा गया ज्ञान मीमांसा वाक्य मीमांसा के एक अंग है। एपिस्टेमोलॉजी इज पार्ट ऑफ फिलॉसफी ऑफ लैंग्वेज, ये कुछ लोगों ने मान लिया। ज्ञान मीमांसा जो है वो भी फिलॉसफी का एक पार्ट है, उसको चाहे जिसका पार्ट मान ले, लेकिन ज्ञान से संबंधित जरूर होगा। और व्हाट एवर नॉलेज इज एक्सप्रेस्ड इट मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन लिंग्विस्टिक फॉर्म, प्रपोजिशनल फॉर्म। भर्तृहरि का वाक्य अभी बड़ा प्रसिद्ध है, श्लोक आप प्रसिद्ध भी है, न सोऽस प्रत्ययो लोके यो शब्दानुगमात् रीते अनविद्धं ज्ञानं सर्वं शब्देन भासते। All knowledge is illuminated through language, through proposition, any type of proposition, any type of language। बिना भाषा के कोई ज्ञान ना तो प्रकाशित हो सकता है, ना विचार विमर्श का विषय हो सकता है। Even if it taken like episodic view, episode must be expressed in some propositional form, some cognitive form। इसीलिए पूजरे ने भी कहा है कि कॉग्निशन है नो फिक्स्ड मीनिंग, इवन एपिसोड में भी टेकन इन द फॉर्म ऑफ कॉग्निशन। यद्यपि इस पर विवाद है, मैंने शुरू में कहा कि कॉग्निशन को एपिसोड माना जाए कि ना माना जाए। उनको कहते हैं कि थियरी ऑफ कॉग्निशन है, लेकिन जो आपका बिलीफ को मानते हैं लोग, नॉलेज बिलीफ को कॉग्निशन नहीं माना जा सकता है। बिलीफ इज इमोशनल, कुछ लोग मानते हैं क्या है, रैशनल बिलीफ भी होते हैं। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ बिलीफ्स, बिहेवियरल बिलीफ्स, सम बिलीफ्स आर डिस्कस्ड इन साइकोएनालिटिक थ्योरी रिलेटेड टू एनिमल बिहेवियर एंड अदर बिहेवियर्स। मॉब मेंटालिटी के बिलीफ क्या है, तो वो तो अलग अलग प्रकार के बिलीफ्स हैं। लेकिन हम फिलॉसफिकल एपिस्टेमोलॉजी में, अच्छा हमें किसी ने इसको डिवीजन किया, लेकिन लेटर डिवीजन तो हुए ना। अब ना तो मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, ओंटोलॉजी, एस्थेटिक्स, इवन साइकोलॉजी वाज टॉट एज ए पेपर इन फिलॉसफी। पहले तो एजुकेशन फिलॉसफी पढ़ा जाता था, तो पहले फिलॉसफी में सब कुछ था, धीरे धीरे सब अलग होते चले गए। तो फिलॉसफी में एपिस्टेमोलॉजी, मेटाफिजिक्स और भी इथिक्स। सर ये जो आपका एपिसोडिक पॉइंट several branches of philosophy of logic, philosophy of ये सभी ब्रांचेस में philosophy of science is also concerned with epistemology। जैसे लॉजिक ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी कार्ल पॉपर, काइंड अदर्स, दे आर आल्सो कंसर्न्ड विद एपिस्टेमोलॉजी एट सम एक्सटेंट। कहीं वो सब एपिस्टेमोलॉजी से जुड़ते हैं। सर इसमें एक क्वेश्चन जो उठता है ना इस कॉन्टेक्स्ट में, जो आपने एक डिस्टिंक्शन भी अभी हम लोगों को बताया सर, राइल का knowing that and knowing how and knowing that। तो knowing how में जो you are not conscious about that you are knowing, for example through driving and swimming, that you are doing but you are not knowing that you are knowing। इसमें मेरा एक पेपर इंडियन फिलॉसफर क्वार्टरली में इस पर छपा है, knowing how and knowing that, and I have refuted Ryle। I have tried to establish that knowing that is presupposition of knowing how, otherwise knowing how will be treated as a psychoanalytic belief। लेकिन राइल ने जो कहा उसको पहले समझने की जरूरत है। राइल ने कहा, एज एयर ने इसको सपोर्ट किया, जे लास्टी ने भी किया, कि नोइंग के लिए इट इज नॉट रिक्वायर्ड दैट नोअर शुड बी ऑलवेज कॉन्शियस ऑफ व्हाटएवर ही नोज। नोअर के लिए जरूरी नहीं है कि जो जान हमेशा सिद्धांतों ज्ञान हो, कि मस्ट बी एबल टू मेक ए सक्सेसफुल परफॉर्मेंस। ऑस्टिन कहता है नो इज परफॉर्मेटिव वर्ब,
Knowing implies promising. When I know, I promise you to for successful performance. ये तो ऑस्टिन को बताया. राइल ने कहा नो इज कैपेसिटी वर्ब एंड बिलीव इज टेंडेंसी वर्ब. नो इज अचीवमेंट वर्ब. तो नो अचीवमेंट, अगर हम कार को सफलतापूर्वक चलाकर दिखा देते हैं आपको मान लेना चाहिए मैं जानता हूं, आई नो हाउ टू ड्राइव कार, भले ही हमें उसके सारे रूल्स रेगुलेशन के पर हमेशा अवेयर हो, लेकिन केवल नोइंग हाउ विदाउट बी बेस्ड ऑन सम प्रिंसिपल, सम थियोरी, सम नॉलेज, को नॉलेज सक्सेसफुल परफॉर्मेंस को नॉलेज नहीं हो सकता. ऑस्टिन का भी जो है, मैंने इस पर भी लिखा है कि ओनली सक्सेसफुल परफॉर्मेंस इज नॉट नेसेसरी फॉर नॉलेज. ये तो बाई चांस भी हो जाता है सेल्फ परफॉर्मेंस. इसलिए सम कॉन्शियस अवेयरनेस, some knowledge of some principle, some theory, and whatever theory would be, it must be expressible, some knowing that form. Knowing that means propositional form. जैसे चंद्रा साहब ने भी कहा, तो ये बात सही है. Without knowing that, without any expression in propositional form, चाहे भी shadow हो, चाहे knowing how will be subject of epistemology? How will be discuss it? तो philosophical discussion के लिए जरूरी है, तो successful performance sufficient नहीं है. तो सर राइल सर मानते हैं कि सक्सेसफुल परफॉर्मेंस इज द क्राइटेरिया ऑफ नोइंग समथिंग. राइल एक्सेप्ट दैट सक्सेसफुल परफॉर्मेंस इज द क्राइटेरिया ऑफ नोइंग समथिंग, बट देन ऑस्टिन डिस्कसेस दैट goes against him, and Ayer also goes against राइल at times in the problem of ज्ञान को डिस्पोजिशन और नोइंग हाउ का सपोर्ट एयर भी करते हैं. ऐसा प्रॉब्लम नॉलेज में उन्होंने कहा है, जो राइल के मत का उल्लेख किया है, लेकिन एयर ने कंडीशंस ऑफ नॉलेज की बात किया है. उसमें 3 कंडीशंस प्रॉब्लम ऑफ नॉलेज में उन्होंने दिखाया है. ट्रूथ है, बिलीफ है, और एक लिखा है राइट टू बी श्योर. राइट टू बी श्योर नहीं सर, उसमें जब राइट टू बी श्योर का कोई रिलायबल सोर्स होना चाहिए, क्या हो ये ज्यादा इस पर नहीं बात. वो जब डिस्कस करते हैं डज नोइंग कंसिस्ट इन बीइंग इन स्पेशल स्टेट ऑफ माइंड, then Ayer says that knowing does not consist in being in a special state of mind. Knowledge as a state of mind has been refuted by almost Ayer, Austin, Ryle. Almost these philosophers have rejected knowledge as mental state. Okay sir, so there is one word in Ayer. I was just thinking about that. Ayer says that knowledge is not something which consists in aura of revelation. He has given the word aura of revelation. So that means that he is talking about certain kinds of cognitions as mentioned in Indian epistemology. For example, in Jaina epistemology, you find a kind of division between paroksha and aparoksha jnana. And in aparoksha jnana we find that there is manah parayaya, keval jnana and avadhi jnana. लेकिन एयर सब नहीं मानती है. So Ayer, जैनियों का जो है, एयर डज नॉट एक्सेप्ट ऑल दिस. yes, that is the point sir. That is the point. एयर इसको नहीं मानता. मना पर्याय ज्ञान को एयर नहीं मानेगा. नहीं मानेगा सर. जी yes sir. वो इसको नहीं मानेगा. स्निग्धा, डॉक्टर स्निग्धा. जी सर, you can ask your question. जी सर, आई थिंक आई हैव गॉट माय आंसर. मेरा क्वेश्चन वही था कि जैसे एक आदि वो आत्म साक्षात्कारी या फिर जिसको निर्वाण मिला है या अरहत मिला है, जो भी प्रोसेस वो अलग अलग प्रोसेस वो अप्लाई करते हैं, इम्प्लीमेंट करके उनको वो मिला रहता है शायद. तो वो हम मतलब कैसे बोल सकते हैं क्या उसके, जैसे फॉर एग्जांपल बुद्धिज्म में बहुत सारे बुद्धिस्ट मॉन्क्स या भिक्षुणी, इनको दे आर रियलाइज्ड और उनको ये मिल गया है, और शिव बोलेंगे या बोधिसत्व बोलेंगे, तो वो फिर उनको मतलब वो जो प्रोसेस उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है या जिस तरीके से उनको रियलाइजेशन आया है, क्या वो तरीका को हम एपिस्टेमोलॉजी बोल सकते हैं क्या? वो मेरा सवाल था, बट आई थिंक आई हैव गॉट माय आंसर. Thank you. एपिस्टेमोलॉजी का जो है प्रयोग अंधाधुंध तरीके से नहीं किया जा सकता है. ये रास्ता नॉर्म था एपिस्टेमोलॉजी. अब अपरोक्षानुभूत जो है उस पर डिस्कशन कैसे करेंगे? तो कहते अवचनम बुद्ध वचनम, उन्होंने तो खुद ही इन प्रश्नों का व्याकृत प्रश्न कह दिया बुद्ध ने स्वयं ही. सर ये एक प्रश्न है सीतांशु पांडे का. सीतांशु पांडे, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन. सीतांशु. हेलो डॉक्टर सीतांशु पांडे.
सुधांशु अनम्यूट करो अपने माइक को। कुछ प्रॉब्लम है, मुझे लगता है कि और कोई क्वेश्चन नहीं डॉक्टर राजेंद्र वर्मा। सो अगर कोई क्वेश्चन ना हो तो हम डॉक्टर रजनी श्रीवास्तव मैम को बुलाते हैं। मैम प्लीज कम एंड डिलीवर फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स। May I audible? या Yes. हाँ, धन्यवाद पांडे जी, मुझे फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स कहने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि थैंक्स गिविंग इज अ ग्रेटेस्ट वर्च्यू। तो मैं हेलो, यस मैम, ठीक है मैम। हाँ, तो मैं इस अवसर पे उन सभी प्रतिभागियों के प्रति अपना धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ जो हमारे सैटरडे सेमिनार में को ज्वाइन करते हैं और इसमें भाग लेते हैं। सबसे पहले मैं इस वेबिनार के मुख्य वक्ता प्रोफेसर एच.एस. उपाध्याय जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि उनकी जो दर्शन शास्त्र के गूढ़ विषय किस सरल भाषा में किस तरह से प्रस्तुत किए जाते हैं, एच.एस. उपाध्याय जी का वक्तव्य उसका एक बेहतरीन उदाहरण है। सर ने जिस तरह से उसने के कमेंट को प्रस्तुत किया और उसको जिन आर्ग्यूमेंट के द्वारा उसको रिजेक्ट करके अपनी एक कंक्लूजन एस्टैब्लिश किया, वो दार्शनिक विचारों की स्पष्टता किस प्रकार से प्रस्तुत की जाती है, ये हम सभी के लिए अनुकरणीय है। हम सब लोग उससे लाभान्वित हुए हैं और मुझे लगता है कि जितने हमारे प्रतिभागी हैं, शोधार्थी हैं, दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी हैं, उन्होंने भी न सिर्फ विषय को प्रस्तुत करना सीखा, बल्कि उनको उस प्रस्तुतिकरण में अपने निष्कर्ष तक कैसे पहुंचा जाए उसका भी एक सुंदर उदाहरण देखा है। मैं उपाध्याय सर को एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहती हूँ और मैं डॉक्टर राजेंद्र वर्मा जी के लिए भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ। जिस तरीके से वो पूरे इस वेबिनार को कोऑर्डिनेट करते हैं वो अपने आप में अनुकरणीय है। जितने भी प्रतिभागी इसमें भाग ले रहे हैं, प्रोफेसर राकेश चंद्रा जी के लिए भी मैं धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि उनका जब कमेंट आता है तो किसी भी विषय में हम एक दूसरी दृष्टि की ओर जो है वो इनिशिएट हो जाते हैं कि विषय को इस प्रकार से भी सोचा जा सकता है। तो सर आपका कमेंट हम लोगों के लिए हमेशा जो है वो मोटिवेशन का काम करता है कि दर्शन शास्त्र में विषयों के तरफ किस तरह से सोचा जाए। मैं जितने भी प्रतिभागी इसमें ज्वाइन किए हैं, मैं उन सभी के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। हमारे दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी, कोलीग, शोधार्थी, जितने भी लोगों ने इस वेबिनार को ज्वाइन किया था, उनके लिए एक बार फिर से थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर वर्मा प्लीज। चंद्रा जी है, पांडे जी। डॉक्टर वर्मा। हाँ, थैंक यू सर। और आप सभी लोग आए, आप लोगों को सबको बहुत हृदय से आभार। ठीक है सर, इसको आप समाप्त करें। ठीक है, थैंक यू एवरीबॉडी। Thank you everybody for being present and once again प्रोफेसर उपाध्याय सर को नमस्कार सर। कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा हम लोगों को, और इस प्रकार से आपका प्रेजेंटेशन होता है तो हमको भी पढ़ने पढ़ाने का एक नया नज़रिया मिलता है और एक मोटिवेशन मिलता है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमने अपनी बात को वॉलंटरली जानबूझ करके बहुत संक्षेप में दे रखा कि थोड़ा बोलने के लिए भी हम स्वयं चाहते हैं कि थोड़ा स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम थी, लेकिन संक्षेप में ही मेरी बात को रखना बेहतर समझा। और फिर कभी मौका मिलेगा तो हम लोग और किसी विषय पर बात करेंगे। जी सर। आप सभी लोगों को आभारी हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। प्रणाम। ठीक है पांडे सर, प्रणाम सर। थैंक यू एवरीबॉडी।